हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन का बचा हुआ पोर्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि रोलिंग मोशन। बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, वैसे ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत ही कम सा है, तो जितना है हम उतना पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। रोलिंग मोशन। व्हाट इज द मीन ऑफ रोलिंग मोशन? रोलिंग बॉडी हम किसे कहेंगे और रोलिंग किसे कहेंगे? रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, यानी लीनियर मोशन भी उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर रोटेशनल मोशन भी होनी चाहिए। अगर दोनों एक साथ किसी बॉडी में हो रही है तो उसे हम कहेंगे रोलिंग। कहने का मतलब रोलिंग और लुढ़कना, किसी चीज का लुढ़कना, है ना। मतलब आपका सिलेंडर है, कोई पाइप आपने लुढ़का दिया है, कोई स्फेयर लुढ़का दिया है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग। यानी इसके अंदर रोटेशनल मोशन होगी एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन होगी। Okay, suppose a sphere is rolling on a plane surface, the velocity distribution can be expressed as। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा। देखो बच्चों, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल कर रही है और इस साइड में जा रही है, तो हम इसको कैसे इसकी वेलोसिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ दो तरह की वेलोसिटी अपने यूज में आएगी। पहली चीज ये, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन के रूप में हमने काम में ली है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जो इस बॉडी का सीएम है यानी सेंटर ऑफ मास है, वो बिल्कुल सामने की तरफ स्ट्रेट वे एक लीनियर मोशन में रहेगा, हमेशा लीनियर मोशन में रहेगा हमेशा। कहने का मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी मोशन बिल्कुल लीनियर रहेगी, ट्रांसलेशनल मोशन में रहेगा इस साइड में। तो यहां पर रोलिंग में क्या चेंज होगा? रोलिंग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक पार्ट इसका और होगा। ये पार्ट जो होगा वो उसके अंदर ये रोटेशनल मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका इफेक्ट आएगा। और आप जानते हो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा जो कि इसकी स्पीड को गियर अप करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वो आप यहां देख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी की क्या पोजीशन है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रोटेटिंग। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पर पोजीशन ये इधर है, यहाँ पर ये इधर है, ऊपर की तरफ टेंजेंशियल होगी ना, यहाँ पर इस साइड में है और यहाँ पर नीचे की तरफ है। यानी जब ये यहाँ पर केवल इसका ये कंपोनेंट काम करेगा, ये कंपोनेंट दोनों एक दूसरे में एडअप हो जाएंगे। एक कंपोनेंट तो ये है जिसमें VCM यानी सेंटर ऑफ मास इधर मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में, ये रोटेशनल मोशन में ये फैक्टर। जब ये ऊपर की टॉप पे जो फैक्टर दिया हुआ है ये सेम उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, V ऑफ CM। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये तो लीनियर वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में रहेगी और ये रोटेशनल मोशन यहाँ पर काम करती रहेगी। और देखते हैं इसमें अपने क्या चीजें हैं। द टू सिस्टम रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू अंडरस्टूड हाउ एक्चुअली द स्फीयर अबव मूव्स इन अ प्लेन। इनको कंबाइन करके देखते हैं। द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शोज clearly that in reality the ball always instantly experience a zero velocity at the point of contact। ये कह रहा है कि यहां पर तो ये जीरो वेलोसिटी फील करती है बॉडी। कारण क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन में VCM की डायरेक्शन, ये जो रोटेशनल मोशन हो रही है इसके अंदर V की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सरफेस के साथ, वहां पर जीरो वेलोसिटी का एक्सपीरियंस ये बॉडी करती है। बट ऑन द टॉप पर इस रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो कि सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन है, इसलिए यहां पर एडअप हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। चलो इसी को हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शोज क्लियरली दैट इन रियलिटी द बॉल ऑलवेज इंस्टेंटली एक्सपीरियंस ए
zero velocity at the point of contact with the surface and the maximum velocity is at the top. क्लियर? हाँ, ये एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए. बहुत बढ़िया. नाउ टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी वो सम होगी टोटल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन में तो मूविंग बॉडी है, तो श्योर है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा. तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv². और रोटेशनल मोशन में रोटेट हो रही है, तो अगेन द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ I ω², where I is moment of inertia and omega is angular velocity. वैल्यू रख दो इसमें. v इक्वल टू r ओमेगा होता है, यहाँ पर पुट कर दो हाफ mr² ω² प्लस हाफ I कितना है mk². व्हाट इज k? आपको बताया था मैंने एक दो क्लास पहले, द रेडियस ऑफ जिरेशन. सो mk² इज रिप्लेस्ड बाय फ्रॉम I से हमने रिप्लेस कर दिया mk² को एंड ω². दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? हाफ आ रहा है, m आ रहा है, और क्या आ रहा है ω². तो हाफ m ω² कॉमन आ गया, पीछे बच गया r² प्लस k². आई थिंक क्लियर. हाफ m ω² r² प्लस k². तो ये टोटल एनर्जी हो गई उस बॉडी की. अब बॉडी देखो, अगर किसी इंक्लिन्ड प्लेन पर इस तरह का एक ट्रायंगुलर प्लेन है, ये प्लेन है इंक्लिन्ड है, झुका हुआ है, यहां से मुझे एक स्फेरिकल शेप में जो बॉडी है उसको यहां से छोड़ देना है. तो क्या होगा कि यहाँ पर रोटेट होती हुई और ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी और रोटेशनल मोशन भी होगी और ये नीचे तक आ जाएगी. तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं. देखो बच्चों, एक बॉडी जब अपनी मूविंग स्टार्ट करती है उससे पहले अपनी इनिशियल पोजीशन में यहाँ पर है, तो इसके अंदर जो फोर्स काम कर रहा है वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और उसका ये कंपोनेंट mg नीचे की तरफ है. राइट, ये mg फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, नीचे की तरफ जो वेट है वो काम कर रहा है, और इसी वेट की वजह से इसके अंदर फोर्स तो लगेगा और ये इस साइड में रोल होती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी. अब हम लगाते हैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का. यहाँ पर कितनी एनर्जी है इनिशियल, जब ये स्टेबल पोजीशन में है, एट रेस्ट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा बॉडी में, तो इनिशियल पोजीशन में इसकी जितनी भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. जब ये मूव करेगी तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो यहाँ पर अब भी जितनी भी एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है. तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh होगी. करेक्ट. और अभी ये जैसे यहाँ से मूव करती हुई यहाँ सेकंड जो इसकी फाइनल पोजीशन में पहुंची, तो यहाँ तक ये मोशन करती हुई आई, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई. और काइनेटिक एनर्जी को हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हाफ mv² ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड हाफ I ω² ड्यू टू रोटेशनल मोशन. क्लियर? हाँ, तो दोनों इक्वल हो गई. एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगेगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ω². चले आगे. इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी. इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम होगा वो अलग अलग होगा ट्रांसलेशनल मोशन का और रोटेशनल मोशन का. रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. फॉर ए बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो. यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का जितना भी कंट्रीब्यूशन है उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन जीरो होना चाहिए. तो वेक्टर सम की बात करेंगे तो फोर्सेस की बात जब भी हम करेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, F एक्सटीरियर इज इक्वल टू m ACM. ACM का मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन.
तो फोर्स एक्सटीरियर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि क्या मास जीरो होगा? नेवर, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर जीरो, इसको जीरो करने के लिए कौन सी चीज को जीरो करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास को नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट। अब हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो फॉर ए बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स, आपको पता है सिंपल समझाया था मैंने कि किसी भी चीज को अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो टोटल जो एफ नेट होगा वो जीरो होगा और यहाँ पर टोटल टॉर्क होगा वो जीरो होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस मस्ट बी जीरो। अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क एक्सटीरियर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है बच्चों? आई होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जीरो हो जाएगा तब तो क्या वहां पर रोटेशनल मोशन संभव है? कभी नहीं। तो ये जीरो नहीं होगा तो जीरो क्या होगा? अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा मस्ट बी जीरो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आई थिंक समझ में आ गया आपको? अच्छा, ओके, छोटा सा चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना। ये सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है इस पूरी बुक का। तो आप सब लोग ध्यान रखें, इसको मैक्सिमम स्टडी करें। ओके, बाय, सी यू।